स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन पर जितने भी संभावित आंकिक प्रश्न होते हैं उन सब को आज हम क्रमवार हल करेंगे। आपको पता है प्रकाश के परावर्तन पर मैं सभी वीडियो बना चुका हूं और सभी वीडियो मेरी क्रमवार अपलोड हो चुकी है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं, वहां क्रमवार आपको ये वीडियो अपलोड मिलेंगी। लेकिन मैंने अभी तक एक भी प्रश्न आंकिक हल नहीं किया था। अब हम एक साथ इस अध्याय पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, बोर्ड परीक्षा में भी आंकिक प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से छात्र उन्हें हल नहीं कर पाते। जबकि अगर वो हल करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा उनका होता है। एक तो वहां नंबर कटने की संभावना नहीं होती, और दूसरे यदि आपने अभ्यास किया है, आपको प्रश्न हल करना आता है, तो बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं क्रमवाइज प्रश्नों का सिलसिला। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सारे प्रश्न लगातार एक साथ करने पड़ेंगे हम लोगों को। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं क्रमवार। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ है आपको, और उस चित्र में लिखा हुआ है कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें जो चित्र बना हुआ है वो आपको आपतन कोण दिया हुआ नहीं है। यदि आपको आपतन कोण दिया होता तो सूत्र लगाते आप बहुत सिंपल वाला परावर्तन के नियम से कि I बराबर R या R बराबर I, तो आप निकाल देते। कोई सा भी एक कोण दे करके दूसरा पूछा होता तो आप आराम से हल कर देते। लेकिन यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वो आपतन कोण के समीप का दिया हुआ है कोण, जो कि IOA है। ये आपतन कोण नहीं है, ध्यान रखिए। चित्र में सदैव ध्यान रखें, परावर्तन के सवालों में जो कोण अभिलंब के साथ बनता है आपतित किरण से वो होता है आपतन कोण। यहाँ ये कोण बना हुआ है आपतित किरण से ही, लेकिन ये अभिलंब के साथ नहीं है बल्कि परावर्तक तल या दर्पण के साथ है। यहाँ चित्र में ये कोण 60 डिग्री का है। हम ये जानते हैं कि जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पर जो पूरा कोण है ये AON वो 90 डिग्री का होता है। देख रहे हैं चित्र में आप, AON 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें से कुछ भाग आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी AOI दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 90 कोण पूरा करने के लिए शेष कोण बचेगा वो 30 बचेगा, और जो शेष कोण है वो है ION। यानी हमारा जो I कोण है, जो आपतन कोण है, वो 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री होने के बाद ये जो पूरा लंब है 90 डिग्री बनाएगा। लंब 90 डिग्री होता है, तो इस तरीके से हमारा आपतन कोण हो गया 30 डिग्री। हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। जितना हमारा आपतन कोण है उतना ही हो जाएगा परावर्तन कोण। तो इस तरह से इस सवाल में जो हमारा परावर्तन कोण आएगा R, वो भी 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में है अगला। देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 2। इसमें भी कहा गया है कि चित्र में आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान देने की बात है। सवाल में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। कई बार हम लोग अति आत्मविश्वास में जो घर से रट करके आते हैं वही हल करके चले जाते हैं, जबकि प्रश्न में थोड़ा बहुत वो घुमा फिरा के अलग से पूछ लेता है, उससे जुड़ा हुआ ही पूछता है। लेकिन ट्रिक होती है यही कि कुछ और पूछता घुमा फिरा के। और देखिए, सवाल में जो दिया हुआ है आपको, सवाल नंबर 2 में चित्र में दिया हुआ है कोण 50 डिग्री, ये R का मान है, और पूछा गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी IOR पूछा गया है। अभिलंब के दोनों तरफ जो कोण बनेंगे दोनों किरणों के बीच, वो दोनों ही पूछे गए हैं मिलाकर के। इसमें आपतित किरण बनाएगी कोण आपतन कोण, और दूसरी ओर बनाएगी परावर्तित किरण परावर्तन कोण। ये दोनों जो कोण आएंगे मिलाकर के, ये दोनों कोण ही इन किरणों के बीच बनेंगे। सवाल है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण, अर्थात
हमको निकालना आई प्लस आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का हमको योग करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपके लिए परावर्तन कोण आर दिया गया 50 डिग्री। हम जानते हैं कि आई बराबर आर, जितना आर है उतना ही आई हो जाएगा सूत्र से, परावर्तन के प्रथम नियम से। तो हमारा आई भी 50 हो गया और आर भी 50 हो गया। हमको निकालना आई प्लस आर, यानी 50 प्लस 50 बराबर 100। तो इस तरीके से उत्तर आएगा हमारा 100 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 में भी चित्र बना हुआ है दर्पण का। एक किरण आती है और वो चली जाती है। इसमें आपसे पूछा गया है आपतन कोण का मान। देखिए ये जो कोण है AOB, ये कोण 180 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये सरल कोण है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहां पर ये 180 नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सा दिया हुआ आपको। इसका हिस्सा दिया हुआ आपको AOR, जो कि 150 डिग्री है। तो शेष जो कोण बचता है वो आपका है ROB। ये शेष कोण और 150 डिग्री मिला करके बनता है 180 डिग्री। तो इस शेष कोण ROB को ज्ञात करने के लिए हम 180 डिग्री में से इस 150 डिग्री को कम कर देंगे, यानी कोण ROB बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। अब ये जो कोण है NOR, आप देख रहे हैं, ये NOR कोण जो है ये प्लस जो आपने अभी अभी ज्ञात किया है ROB, ये मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। यानी आपका आपतन कोण R और अभी जो आपने ज्ञात किया है 30 डिग्री, तो मिला करके 90 डिग्री होता है। तो हम इस 90 डिग्री में से 30 डिग्री को निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा NOR, अर्थात कोण NOR जो है यही आपका परावर्तन कोण है, यही आपका स्मॉल r है। तो स्मॉल r बराबर 90 माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। आपका परावर्तन कोण आ गया 60 डिग्री, और आप जानते हैं परावर्तन कोण r बराबर आपतन कोण I। तो आपतन कोण भी और परावर्तन कोण भी दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों 60 डिग्री के होंगे। तो इससे चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 है दर्पणों के झुकाव के लिए। मैंने सूत्र बताया था आपके लिए कि दर्पणों को यदि हम थीटा कोण पर झुका दें तो हमें अनेक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसका सूत्र था प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये उसी सूत्र पर आधारित सवाल है। इसमें पूछा गया है दो समतल दर्पणों को किसी कोण पर झुका देने पर एक वस्तु के कुल 5 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दर्पण परस्पर कितने कोण पर झुके हुए हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सूत्र था इसका। पहले देखिए दिया हुआ कि आपको प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी है, 5। दर्पणों के बीच का झुकाव कोण मान लीजिए थीटा है, जो कि हमको ज्ञात करना अज्ञात है। सूत्र था कुल प्रतिबिंब बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। इस सूत्र से हम लिख देंगे 5 बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये 1 है दाएं तरफ, ये माइनस में है, इसको हम बाएं ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 360 बटे थीटा। 5 प्लस 1 जो था वो 6 हो गया, और जो थीटा जो है दाएं तरफ, ये थीटा उधर भाग में था, इसको हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये पक्षांतर के बाद गुणा में आ जाएगा। तब मिलेगा हमको 6 गुणा थीटा बराबर 360, या थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 6, कट के आएगा ये 60। इस प्रकार थीटा जो है हमारा वो आएगा 60 डिग्री। अर्थात हमारे जो दो समतल दर्पण हैं वो परस्पर झुके हुए हैं कितने कोण पर, 60 डिग्री पर। और देख लीजिए ये सवाल समतल दर्पण से ही जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है किसी वस्तु की ऊंचाई 1.6 मीटर है। इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। यानी इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, आप चाहें तो मौखिक कर सकते हैं इसको। इसके लिए सूत्र था दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई बटे 2। इस सूत्र में आप रखेंगे वस्तु की ऊंचाई बराबर 1.6 बटे 2 बराबर 0.8 मीटर, या गुणा कर देंगे 100 की, तो 0.8 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। इस तरीके से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई के दर्पण से हम इस वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 का रुख करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 अक्सर एग्जाम में आता रहता है, पहले भी आया है, बहुत सिंपल है। सूत्र जो आप रटते हैं तो उसमें वो घुमा फिरा के देता है कंफ्यूज करने के लिए कि सही संबंध क्या है। कभी कभी 2 संबंध दे देता है सही और पूछता है कौन सा सत्य या सही नहीं है, एक कंफ्यूज करने के लिए। सूत्र वही रहता है, एफ और आर में संबंध। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो संबंध दे रखे हैं इसमें कई सारे, लेकिन सभी गलत हैं। सही जो आंसर है वो थर्ड है, 2f बराबर आर, या इसको लिख सकते हैं हम फोकस दूरी f बराबर आर बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये कई बार सूत्र आ चुका है, बहुत सिंपल है, इसको आप निकालना सीख गए होंगे क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 की ओर रुख करते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ वक्रता त्रिज्या है किसी अवतल दर्पण की 15 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत सिंपल तरीका है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 15, माइनस लगा दिया है हमने, ध्यान रखिए क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए माइनस लगा हुआ है। चिन्ह प्रपाटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो अपलोड है चिन्ह प्रपाटी नाम से, तो लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2, इसमें रख देंगे हम आर का मान -15 बटे 2, काट किया जाएगा 7.5 माइनस के, यानी फोकस दूरी एफ बराबर -7.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे रुक करते हैं, सवाल नंबर 7 बिल्कुल 6 के समान ही है, अंतर केवल ये है उसमें फोकस दूरी पूछी थी त्रिज्या दे करके और इसमें त्रिज्या पूछी है फोकस दूरी दे करके। तो इसमें फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दी गई है फोकस दूरी f बराबर +12 सेंटीमीटर, प्लस लगा दिया हमने, उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस आया है। सूत्र है f बराबर आर बटे 2, इस सूत्र से हम 2 को दाएं से बाएं लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r बराबर 2 गुणा f, r बराबर 2 गुणा f का मान दिया हमने 12, तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या r बराबर 24 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल था, इस तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आएगी 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, अब जो हमारा मुख्य सूत्र था u v और f में संबंध वाला, या जिसे हमने कहा था परावर्तन का सूत्र, इस सूत्र पर आधारित सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, इसकी संभावना आने की लगभग 80 से 90% रहती है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल जो आएगा उसमें 3 चीजें होती हैं, u v और f। तो इसमें आपको कभी कभी तो u या v में से कोई एक दे देता है, कोई एक, और देता है दर्पण की फोकस दूरी f। जो नहीं दी गई थी u या v में से कोई एक, वो पूछता है। कभी कभी u और v दोनों दे देता है और फोकस दूरी पूछ लेता है। तो सवाल में 3 राशियां होती हैं u v f, इन तीनों में से कोई 2 राशियां आपके लिए वो दे देता है और तीसरी जो अज्ञात है वो पूछ लेता है। सवाल करने का तरीका लगभग एक समान ही है, आप चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। चिन्ह प्रपाटी भी मैं पढ़ा चुका हूं, जिन लोगों ने चिन्ह प्रपाटी का वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और मैंने वीडियो का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है, आपको वीडियो यहाँ से मिल जाएगी। देखिए सवाल है ये, सवाल नंबर 8, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हल करते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले हम वही करते हैं किसी भी सवाल में, जो दिया गया है उन प्रतीकों को या उन राशियों को हम लिखते हैं चिन्ह के साथ क्रम अनुसार। उसके बाद जो हमको पूछी है, जो राशि हमारे लिए दी नहीं गई है बल्कि पूछी गई है, उसको भी लिखते हैं अज्ञात का चिन्ह लगा करके। जब हम सभी राशियों को लिख लेते हैं एक साथ, तो फिर हम ये देखते हैं कि इन सब में सूत्र कौन सा फिट बैठेगा, यानी जो राशियां हमको u v f दी गई हैं उन राशियों में हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। कई बार राशियां लिख करके देखने से हमें ध्यान आता है हम लोगों को कि हाँ इसमें सूत्र फिट बैठेगा, इससे सवाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो राशियां आपको दी गई हैं उनको आप क्रम अनुसार लिख लीजिए आराम से। जैसे हमने लिखा है r बराबर -15 सेंटीमीटर। r का कोई सूत्र नहीं है u और v से संबंधित, इसलिए हमने इस r से फोकस दूरी निकाल ली पहले। तो हमने लिखा f बराबर r बटे 2, यानी
माइनस 15/2 सेंटीमीटर। यहाँ भाग होकर 7.5 आ जाएगा, लेकिन हम भाग अभी नहीं कर रहे हैं। कई बार आगे चलने पर ये गुणा भाग जब हम खुद करते हैं तो कुछ चीजें कट जाती हैं। हो सकता है कि कहीं गुणा भाग करने पर आगे 2 खुद आ जाए या लघुत्तम लेने पर आसानी हो जाए। तो अभी भाग मत करिए, अभी भिन्नात्मक रूप में ही रहने दीजिए। भाग करना ही है, हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम भाग आगे भी कर लेंगे। कई बार फायदा होता है भाग ना करने से भी, जब भाग की आवश्यकता होगी तो भाग आगे कर लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। वस्तु की दूरी u, मैंने बताया था u हमेशा नेगेटिव होता है, दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल। 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर अज्ञात, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 चीजें यहाँ पे आ गई, f, u और v। इनका जो संबंध है सीधा सीधा वही सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र से हम देखते हैं, हमको f और u का मान दिया हुआ है और v हमको अज्ञात है जो निकालना है। तो चलिए रखते हैं हम मान। f का मान था 15/2, यहाँ लिखा हुआ 1/f, f का उल्टा, तो हम भी मान को उल्टा कर देंगे। तो हम कर देंगे 2/15 बराबर u का मान 10 था, 1/u है तो हम कर देंगे 1/-10 प्लस 1/v। आगे चलने पर देखिए ये जो 10 था माइनस में, इसको हम बाएं तरफ ले आते हैं, दाएं से 1/10 को हम बाएं ले आते हैं, ये प्लस हो जाता है। तो अभी हो जाएगा 1/10 माइनस 2/15 बराबर 1/v। 15 और 10 का हम एलसीएम लघुत्तम यानी लेंगे तो वो आएगा 30। तो 30 के लिए 10 में गुणा करना पड़ेगा हमको 3 का, और 15 को 30 करने के लिए गुणा करना पड़ेगा हमको ऊपर नीचे 2 का। इस तरीके से 10 के ऊपर आ जाएगा 3 और 15 के ऊपर आएगा 4। ये हो जाएगा 3 - 4/30 बराबर दाएं तरफ हो जाएगा 1/v। या हम लिख सकते हैं 1/v बराबर, देखिए 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा -1, तो ये बचेगा 1/v बराबर -1/30। दोनों का उल्टा कर देंगे हम लोग, या दोनों का हम कर लेंगे क्रॉस गुणा परस्पर, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। तो ये आ जाएगा v गुणा 1 बराबर -30 गुणा 1, यानी v बराबर -30। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, v का मान नेगेटिव में आया है, ऋणात्मक आया है। इसका मतलब ये है कि v जो नापा गया है, ये जो मान मिला है हमको नेगेटिव में, वो कहीं ना कहीं दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ है। बाएं तरफ मतलब दर्पण के सामने। तो इस अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाएं तरफ बनेगा, दर्पण के सामने। ध्यान रखिए, कभी कोई पूछता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाएं या बाएं, तो बताएंगे इस बात को भी, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण के ही सामने बनेगा। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछा गया है, एक दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन परिकलित कीजिए। देखिए सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल जो अभी किया है सवाल नंबर 8 बिल्कुल वैसा ही है। इसमें 2 चीजें पूछी हैं, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। तो पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। इसके लिए फोकस दूरी के लिए हमको 2 चीज चाहिए, u और v। इसमें आप सवाल को पढ़ेंगे तो लगेगा कुछ दिया तो है ही नहीं हमारे लिए, केवल u दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब और वस्तु दर्पण से समान दूरी पर है। अंतर यह है कि वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे को है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर, लेकिन दोनों की दूरियां एक समान है और दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों दर्पण के सामने है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो दर्पण के सामने ही होती है, प्रतिबिंब भी उधर ही बना हुआ है तो वो भी सामने होगा। वस्तु की दर्पण से दूरी है वो हो गई -36 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो भी -36 सेंटीमीटर हो गई, यानी u बराबर -36 और v बराबर भी -36। फोकस दूरी f इक्वल टू अननोन या ज्ञात हमको निकालनी है। सूत्र वही है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें हम मान रखेंगे u का भी और v का भी एक समान, -36 लघुत्तम -36 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 1/f बराबर 1 + 1/-36 या 1/f बराबर 2/-36। इस 36 को हम काट लेंगे 2 से 18 बार, तो ये आएगा -1/18। अब हम दोनों का उल्टा कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा f बराबर -18 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे फोकस
इस प्रकार हमारे दर्पण की फोकस दूरी आएगी -18 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए फोकस दूरी माइनस में है, इसलिए दर्पण अवतल होगा। यहाँ दिया हुआ है लेकिन कभी कभी देता नहीं है, पूछता है प्रकृति, तो फोकस दूरी से बताएंगे आप, प्लस होने पर उत्तल होगा और माइनस होने पर अवतल। इसी में शेष भाग पूछा गया है रेखीय आवर्धन। इससे संबंधित वीडियो में बना चुका हूं और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो देख लीजिए, ना देखा हो तो, रेखीय आवर्धन का भी। यहाँ पर u का मान भी -36 है और v का भी -36 है, तो i और o तो हमको दिए हुए हैं नहीं, हम सूत्र लगाएंगे m बराबर -v/u। तो हम लिखेंगे m बराबर माइनस, जो कि ऑलरेडी है सूत्र में, और u का मान और v का मान, दोनों के मान -36, दोनों के मान -36 है, जो कि आपस में कट जाएंगे एक बार। अब बचेगा -1। तो इस प्रकार हमारा रेखीय आवर्धन आएगा -1। रेखीय आवर्धन 1 है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के ही बराबर है। इसी के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है। उल्टा ही बनेगा क्योंकि वस्तु नीचे है और प्रतिबिंब ऊपर, इसलिए एक दिशा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नपेगी और दूसरे की दिशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। इसलिए सामान्य सी बात है कि प्रतिबिंब उल्टा है तो रेखीय आवर्धन नेगेटिव ही आएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है हमारा, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें सूत्र 2 लगाएंगे आप, उसमें एक सूत्र लगाएंगे आप F, U और V वाला, और दूसरा रेखीय आवर्धन वाला। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये इस अभ्यास का बड़े से बड़ा सवाल है। इसमें सवाल अगर आएगा तो इस तरीके से ही आएगा, मतलब परावर्तन में दर्पणों से जुड़ा सवाल जो भी आता है बड़े से बड़ा, वो यही आता है कि इसमें प्रतिबिंब या वस्तु किसी एक की ऊंचाई या दूरी देता है और रेखीय आवर्धन भी दे देता है। रेखीय आवर्धन देने के बाद जो ज्ञात राशि थी आपकी u या v, उसको आप निकाल लेते हैं और निकालने के पश्चात आप पुनः सूत्र लगाते हैं u, v और f वाला, उसके बाद f निकालते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन के लिए भी और सामान्य बोर्ड परीक्षा के लिए भी। देखिए सवाल में जो दिया गया है, उत्तल दर्पण की दी गई है आपके लिए, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी केवल 25 सेंटीमीटर, और एक बात और उसमें जोड़ दी गई है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया गया वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण के सामने है, बाएं नपेगी, इसलिए हम लगाएंगे माइनस। इसमें लिखा हुआ है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। लंबाई हमको न वस्तु की दी है न प्रतिबिंब की दी है, बस बता दिया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु से आधी है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष आधा लंबाई है, आधा बनता है। तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई हमारी x है, अर्थात वस्तु की लंबाई O बराबर x। तो प्रतिबिंब जो I होता है, प्रतिबिंब की लंबाई जो I होती है वो हो जाएगी x/2, यानी अगर हम वस्तु की लंबाई O को x मान लें तो प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर x/2 हो जाएगी। यहां से निकालेंगे हम रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन होता है m बराबर I/O, यानी x/2 अपॉन x। तो ये x से x कट जाएगी, हल होकर आ गई 1/2, यानी आपके लिए रेखीय आवर्धन m का मान आ गया हाफ, 1/2। अब आपके लिए u दिया हुआ है, m, u और v के सूत्र से पुनः आप v निकाल लेंगे आसानी से। सूत्र फिर से लगाइए आप, m बराबर -v/u। -v/u में -v/u में आप देखेंगे m बराबर हो गया 1/2, v का मान v रहेगा, u का मान -25। देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, वास्तव में ये सामने लगा होता, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया है माइनस। इस जो डंडा खिंचा है बटे वाला v और u के बीच, इसके सामने होता, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये हो गया 1/2 बराबर -v/-25। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 के नीचे
25 के आगे माइनस लगा हुआ था पहले से ही, वो मैंने जो कुछ लगा दिया है। माइनस से माइनस कटने पर बचेगा v/25, यानी कि अगर हम गुणा कर लें क्रॉस तो ये आ जाता है 25/2 बराबर v, यानी 25 को हम इधर दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो ये एक में गुणा हो जाएगी इसकी, तो हमको इधर बचेगा खाली v, तो ये बचेगा v बराबर 25/2। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है v वो हमको मिलेगी 12.5 सेंटीमीटर, यानी u बराबर हमारे पास आ गया -25 और v बराबर हमारे पास आ गया 25/2 या 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे सूत्र फिर से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र से लिखेंगे 1/f बराबर v का मान जो कि 25/2 था और u का मान -25 था। जब हम हल करते हैं तो ऊपर पहुंच जाता है और जो माइनस था वो लगा दिया हमने सामने, तो ये हो जाता है 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25। अब हमारा एलसीएम इन्हें लगो 25 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 - 1/25 बराबर 1/25, यानी 1/f बराबर आ गया आपका 1/25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या उल्टा कर दीजिए, ये जैसे कर लीजिए चाहे आप, आपको मिलेगा f बराबर 25 सेंटीमीटर। ये प्लस मिलेगा क्योंकि हमारा दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल, आंक के प्रश्न जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने प्रयास किया है कि सभी सूत्रों पर आधारित सभी प्रकार के सवाल कर दिए जाएं, इसलिए मैंने हर सूत्र से एक एक प्रश्न चुन करके स्वतः हल करके आपको दिखाया है। इसके बावजूद यदि किसी भी छात्र की कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, तो निसंदेह वो उस सवाल को मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या स्क्रीनशॉट मुझे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आपने क्या सीखा, इसके लिए मैं आपके लिए दे रहा हूं सवाल, इसका आप सोल्यूशन खुद करेंगे, खुद सवाल को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भी देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस सवाल का जो आंसर है वो आपको दे रहा हूं विकल्पों के रूप में, यानी सवाल तो आपको ही हल करना है, लेकिन संभावित आंसर आपका इन्हीं विकल्पों में से कोई आना चाहिए। आप सवाल को हल करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सवाल बहुत सिंपल है, यदि आपने सवाल को ठीक से पढ़ लिया है तो चुटकियों में कर लेंगे। सवाल परंपरागत तरीके से ही होता है, लेकिन कभी कभी उसकी भाषा को बहुत थोड़ा सा तोड़ मोड़ देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो सवाल को आप भी जो बोल रहा हूं वो स्क्रीन पर भी है, अच्छे से देख लीजिए। सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा। इसमें आपके लिए जो विकल्प मिलेंगे संभावित आंसर्स वो मैं दे रहा हूं। विकल्प नंबर ए 35 सेंटीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी 80 सेंटीमीटर। आंसर इन्हीं में से कोई एक है। आप इस सवाल को करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा परावर्तन का संपूर्ण जो भी पाठ्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। हमने सुविधा के लिए इस परावर्तन और अपवर्तन अध्याय को 2 भागों में बांटा था। अब हम आगे से शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और क्रमवार वीडियोस में बनाकर आपको अपलोड करता रहूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।